आज वीपी सिंह जी की याद में जब हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसके आयोजक चाहेंद्र भैया हैं, जयराम साहनी जी हैं, महेंद्र भैया हैं, तमाम साथी जो यहाँ पर स्थानीय हैं, उनका बहुत बहुत उनको क्रांतिकारी सलाम कि आप इतने सुदूर इस इलाके में, इस सबसे आजमगढ़ का पिछड़ा इलाका कहा जाता है देवारा का, यहाँ पर ये बातचीत आज हो रही है। और मुझे लगता है कि ये पूरा जो दौर चल रहा है इसमें जो आज हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, इसमें हमारे बीच में श्री राम यादव जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, वरिष्ठ हैं, और मुझे लगता है कि श्री राम जी का एक बड़ा योगदान है। और मुझे तो लगता है कई बार कि जिस तरह से हम लोग ललई सिंह पेरियार को याद करते हैं, उसी तरह से श्री राम जी लगातार आजमगढ़ में सामाजिक न्याय की पूरी जो राजनीति है, पूरा उसका जो मिशन है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी इस दौर में जब हम लोग बात कर रहे हैं कि वीपी सिंह जी की, और निश्चित तौर पर जब हम लोग वीपी सिंह जी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग मंडल कमीशन की सभी लोगों ने चर्चा किया। हमारे बीच में सैदानंद भैया हैं, विमला जी हैं, इनके भी हम लोग शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आजमगढ़ जैसे क्षेत्र में, जो कि सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा गढ़ है, जहाँ पर जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं हर सीट पे चुनाव जीतती हैं, लेकिन इस पूर्वांचल में वीपी मंडल को गांव-गांव तक जो पहुंचाने की जो ये पूरा ये जो मिशन चल रहा है, कहीं न कहीं वीपी मंडल जी को इन्होंने कार्यक्रम करके लगातार इस मिशन को आगे बढ़ाया। और तमाम यहाँ पर साथी हैं, हमारे साथी भी विमल कांत जी हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, ललई सिंह पेरियार पर भी उन्होंने 1 सितंबर को कार्यक्रम किया था, चचा ने भी कटार में गुलशन जी ने किया था। तो मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा तो मुझे यही लग रहा था कि हम लोग इस जगह पर वीपी सिंह जी को बात कर रहे हैं। और एक चीज मुझे लगता है कि जो यहाँ पर हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, ये भी एक बड़ा एक अच्छा है, क्योंकि विमला जी हर कार्यक्रम में जाती हैं, इस बात को जरूर करती हैं कि महिलाएं नहीं हैं। और मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें और सुधार कर दिया जाना चाहिए कि उनको किनारे मत कर रही है, उनको भी मुख्य धारा में ला दीजिए जो है, क्योंकि जो आधी आबादी है, जो आधी आबादी के बगैर इस देश की राजनीति, दुनिया की राजनीति नहीं हो सकती है। तो आज तो मैं कई बार मैं फ्लाइट में देखता हूँ, अब तो कई फ्लाइट में जो है, चाहे एयर होस्टेस हो चाहे पायलट हो, सब महिलाएं रहती हैं। तो जब हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं का जो योगदान है, और जब हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, तो उसमें महिलाओं के जो न्याय का सवाल है, महिलाओं के इंसाफ का सवाल है, एक बड़ा सवाल है। तो मैं चूंकि बात बहुत सी है, लेकिन मैं कुछ सीमित बातें ही करते हुए बात करूंगा कि एक तो पहली बात तो हम लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को हम लोग आज याद कर रहे हैं, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का वो दौर भी हमको याद करना चाहिए। उस दौर को और आज के दौर को याद करिए कि वो दौर था जब मंडल कमीशन लागू होता है, और उसी दौर में लाल कृष्ण आडवाणी कमंडल की जो पूरा राम लहर की जो यात्रा लेकर निकलते हैं, और इस देश में काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर जिस तरीके से एक संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए एक मस्जिद को ढा करके एक मंदिर बना दिया गया। और उस दौर में भी लोगों ने कहा, पिछली बार जब ये फैसला आया तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये यहीं तक सीमित हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? आज देख रहे हैं कि संभल में पुलिस ने गोलियां चला दी, और 5 नौजवानों को जो है इसी तरह से जो नौजवान बैठे हैं उनको मार डाला। तो सवाल इस बात का है कि हम अगर एक समझौता करते हैं, संविधान के साथ समझौता करते हैं, ब्राह्मणवाद के साथ समझौता करते हैं, तो वो उसको आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। आज हमारे जब इस कार्यक्रम में आ रहे थे, इसके पहले हम गए थे, हमारे साथी गुलाम अहमदिया साहब हैं, संजयपुर के पास में रहने वाले हैं, और उनकी आज मृत्यु हो गई थी। गुलाम अहमदिया साहब से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो वो यहाँ पर बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था, और हम लोग एक धरना दे रहे थे, और वहाँ पर उस धरने में जो ब्राह्मणवाद और मनुवादी लोग जिस तरह से देश में आतंकवादी घटना करते हैं, एक पर्चा बांट रहे थे, तब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और वो दौर भी याद करिए कि दौर क्या था, 2000
2008 में किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी थी, राज्य में किसकी थी। और आज सब लोगों ने, मैं साफ तौर पर कहूंगा कि याद करिए वो दिन जिस दिन इस देश में, इस पार्लियामेंट में जब लालू यादव ने समस्तीपुर में जो रथ रोका, उस रथ रोकने के बाद जब पार्लियामेंट में बहस हुई और उसके बाद जब भाजपा समर्थन ले रही थी, तमाम लोग पीछे हट गए और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। और वीपी सिंह की सरकार जब गिरती है तो मान के चलिए कि वीपी सिंह की सरकार नहीं गिरी थी, वो सांप्रदायिक ताकतों का जो मनोबल बढ़ा था, उस ताकतें लगातार बढ़ी और उन ताकतों ने जो सांप्रदायिकता की आग भड़काई थी, जिसको वीपी मंडल जी ने कहा था कि मंडल कमीशन को लागू किया जाए, जानकर जनगणना कराई जाए, इस देश में जो पिछड़ों का हक है, हिस्सेदारी है, उसको दिया जाए। लेकिन पूरा का पूरा 20-25 साल सांप्रदायिकता की आग में झुलसता गया। लेकिन आज के दौर में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज मुझे लगता है कि ये जो महेंद्र निषाद जी ने पर्चा यहाँ पर बांटा है, इस पर्चे के बहुत सारे बिंदुओं में 2 बिंदु पे मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें कहा गया है कि पैतृक पेशा अपनाई हुई जातियों को वित्तीय सहायता, और दूसरा कि भूमिहीन पिछड़ी जातियों को भूमि आवंटन। सवाल इस बात का है कि 2 चीजें देखिए कि अगर जिन जातियों के पास उनकी जो अपनाई उनकी जो आजीविका है और उसको अगर वित्तीय सहायता दी जाती, तो क्या जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो हुनरमंद जातियां हैं, चाहे बुनकर का सवाल हो, चाहे वो कोई खेती किसानी का हो, चाहे वो तमाम लोग जो इस तरह के पेशों में घूमे, जैसे कुम्हार हमारे साथी हैं, तो क्या उनका जीवन स्तर नहीं ऊंचा होता? लेकिन देखिए कि 20-25 सालों की जो राजनीति थी, 30 साल की राजनीति थी, उसमें मंडल कमीशन को सिर्फ और सिर्फ आरक्षण तक सीमित करके उसको गाली दी जाने लगी, उसके आगे की लड़ाई को नहीं लड़ा गया। और मैं उससे भी साफ कहता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि आरक्षण हल नहीं है। हम पूछते हैं कि अगर आरक्षण हल नहीं है तो आप बताइए कि इस देश में 1902 में जब साहू जी महाराज ने इस देश में आरक्षण दिया था, गैर ब्राह्मणों को आरक्षण दिया था, उसके बाद जो इस देश में आजाद भारत में आरक्षण मिलता है, आरक्षण के अलावा वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत दलित ओबीसी को उसके अधिकार, उसके प्रतिनिधित्व का अधिकार, उसको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला। और साथियों, इसलिए मुझे लगता है कि मंडल कमीशन की जो संपूर्ण सिफारिशें हैं उसको लागू करने की बात है, क्योंकि अगर वित्तीय सहायता तो जो इसमें कहा गया है अगर आज रहता तो तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा होता। दूसरी तरफ यहाँ पर है कि भूमिहीन पिछड़ी जातियों को भू आवंटन, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी जब मानवर काशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो सवाल इस बात का है, आप चेक कर लीजिए, आप जाके कचहरी में भी देख लीजिए, हर दिन जो लोग जाते हैं, जो हमारे तमाम वकील साहब लोग बैठे हैं, जो लोग जाते हैं, उनका एक दिन आप गेट पर खड़े होकर सर्वे कर लीजिए, कौन सी जातियों के लोग हैं, कौन सी जातियों के लोग हैं। सब के सब ओबीसी और दलित जातियों के सबसे ज्यादा लोग हैं। वो अपने ही भाई बंधु से जमीन के झगड़े लड़ते हैं, पढ़ुआ का झगड़ा लड़ते हुए हमारे क्या तो विधायक तक बन जाते हैं आजमगढ़ में। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज इस देश में जानना चाहिए, इस देश में जो सवर्ण है, इस देश में जिनकी संख्या 15% कही जाती है, उनके पास 31% जमीनों पर कब्जा है। मतलब आपकी जो गांव की अगर 100 बीघा जमीन होगी, गलत में बोल दिया, आपके गांव की जो 100 बीघा जमीन होगी उसके 42 बीघा जमीनों पर सवर्णों का कब्जा है। मतलब 42 बीघा जमीन मतलब कि लगभग आधे हाथ का कब्जा। इस देश में मुसलमान, चाहे पसमानदा मुसलमान है चाहे सवर्ण मुसलमान है, उसकी जमीन में कब्जे के दारी का सवाल क्या है? 8%, जिससे देश बहुत डरता है कि मुसलमान बच्चे पैदा करके कब्जा कर लेगा, मुसलमान ऐसे कब्जा कर लेगा, उसका 8% का भी जमीनों पर कब्जा है। और जो दलित समाज है उसका मात्र देश की 11% जमीनों पर कब्जा है। वो भी मुझे लगता है कि दलितों का कब्जा नहीं होगा जमीनों पर, सिर्फ कागजों में कब्जा होगा। और इस देश में जो ओबीसी समाज है, सबसे बड़ा समाज है जिसका आबादी 55-60% के तकरीबन है, उसका मात्र कब्जा 31% जमीनों पर कब्जा है। तो सवाल कैसे होगा हिस्सेदारी का सवाल कैसे होगा भागीदारी का सवाल? हमारे साथी एक गोरखपुर में
में है निराला जी, वो लगातार जो भूमिहीन है उनको जो भूमि देने की बात करते हैं उनको लगातार 2 बार से जेलों में बंद है। तो साथियों बात लंबी होगी, लेकिन मैं अंतिम में बस 1 मिनट में जयराम जी मैं अपनी बात को समेटूंगा कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमको आज के दौर के बीपी सिंह जी को तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो बीपी मंडल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी वो मुझे लगता है कि बीपी मंडल जी ने जब मंडल कमीशन को दिया था उस समय कहा था कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना वो आधार है कि वो जो देश में जाति विषमता है, जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उसके खात्मे का एक वो जगह है कि जहां से इस देश में आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। और साथ में मैं इस बात को भी कहूंगा कि जो हमारे तमाम साथी लोग कोट करते हैं कि इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद कहा गया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो ये मालूम होना चाहिए कि तमाम समय में सुप्रीम कोर्ट ने उसके पहले भी कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि जब EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब कि जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके हैं उनको 10% रिजर्वेशन देने की बात कही, हम पूछते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति क्या सिर्फ सवर्णों में ही है, दलित ओबीसी में नहीं है? लेकिन आपने क्या कहा EWS के तहत, बस 1 मिनट, EWS के तहत आपने पूरा का पूरा रिजर्वेशन सवर्णों को दे दिया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो किसान जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, उसके खिलाफ जाता है। दूसरी बात कि जब इस देश में अभी पिछले दिनों ओबीसी को बांटने के लिए राघवेंद्र सिंह कमेटी, हुकुम सिंह कमेटी, तमाम कमेटियों की रोहिणी आयोग आई और अभी इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलितों में भी उपवर्गीकरण होना चाहिए। सवाल इस बात का है कि हम पूछना चाहते हैं कि देश में कैसे लोग जो 2 जातियों पर ओबीसी की जातियां हैं, दलित की जातियां हैं, जिनके ऊपर आरोप लगता है इन्होंने मलाई काट लिया। मलाई नहीं, दरअसल जिसके पास जमीन थी उसने अपने बेटे को गेहूं चावल यहाँ गन्ना बेचा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेज दिया और वो उच्च शिक्षा पा लिया। उच्च शिक्षा की वजह से उसको नौकरी मिली और आरक्षण में उसने सपोर्ट किया। दूसरी बात कि जब हमारा देश के तमाम सांसद, अभी बीजेपी के सांसद जो दलित हैं वो मोदी से मुलाकात किए तो कहा गया कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है जो असंवैधानिक है, क्योंकि वो बाबा साहब का जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसके तहत नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जब अगर दलितों के लिए, SC ST के लिए वो क्रीमी लेयर बाबा साहब के जो आरक्षण की अवधारणा है उसके खिलाफ जाता है, तो इस देश में जो ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ 27%, उसके साथ जो क्रीमी लेयर दे दिया गया, तो क्या वो बाबा साहब के अनुरूप है? तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमको इस उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के असंवैधानिक प्रावधान के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और दूसरी 2 चीजें और है कि अभी इस देश में महिला आरक्षण में बहुत बहस हो रही है, महिला आरक्षण में बहस हो रही है। इस बहस के साथ मुझे लगता है कि ओबीसी के जो कोटे की गारंटी है उस पर बात होनी चाहिए। और अंतिम बात ये कि आज ये देश कारपोरेट का गुलाम होता जा रहा है और तमाम हमारा सोशल सेक्टर जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको निजी हाथों में बेचा जा रहा है। ऐसे दौर में मुझे लगता है कि निजी के क्षेत्रों में भी आरक्षण को लागू करना चाहिए और निजीकरण को जितना जल्दी समाप्त हो सके उसको समाप्त करना चाहिए। ये मुझे लगता है इन एजेंडों के साथ अगर हम लोग अपनी लड़ाई को चलते हैं तो बीपी सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इंकलाब जिंदाबाद।